गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है दिसंबर 29 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सत्येंद्र चौधरी और रोज की तरह फिर से आज हम लोग कुछ टॉपिक्स यहाँ पे करने वाले हैं। तो कौन कौन से टॉपिक रहेंगे एक बार ब्रीफली देख लेते हैं। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन वाला पहला टॉपिक रहेगा। ये हम लोगों ने 8 से 10 महीने पहले शायद किया था, आपके ध्यान में नहीं रहा होगा। आपको बताऊंगा कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एक्चुअली होता क्या है। जन विश्वास बिल अभी पास हुआ था, मतलब इंट्रोड्यूस किया गया था, इसके बारे में बात करेंगे। और स्मोकिंग को लेके आज एक टेक्स्ट सेक्शन आया है जिसमें कुछ प्रपोजल्स आए हैं कि इंडिया से हम लोग कैसे स्मोकिंग के केसेस को कम कर सकते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। वेस्ट बैंक वाला एक छोटा सा टॉपिक है मिडिल ईस्ट से, इसको थोड़ा देख सकते हैं। एफडीआई जो है इंडिया में वो सर्विस सेक्टर में ज़्यादा आ रही है रादर देन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ऐसा क्यों हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा बताऊंगा आपको एफडीआई क्या होता है, टर्शियरी सेक्टर क्या होता है, वाइट कॉलर जॉब्स कौन सी होती हैं उसके बारे में बात करेंगे। पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर छोटा सेट एडिटोरियल है बेसिकली ये, और बहुत खास इफेक्टिव तो मुझे लगा नहीं, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं बताया गया है जो हमें पहले से नहीं पता हो, बट ठीक है, थोड़ा रिवीजन अपना हो जाएगा। तो ये कुछ टॉपिक्स है जो हम लोग करने वाले हैं। लेकिन हमेशा की तरफ से ऑफ कोर्स एक ही बात बोलूँगा मैं कि अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें अगर आपको ठीक ठाक लगता है, और कमेंट सेक्शन में आप सजेशन भी दे सकते हो हम लोग क्या इंक्लूड कर सकते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं, राइट। और अभी अगले महीने से ही हम लोग अपना फाउंडेशन कोर्स भी लॉन्च करने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी 2023 के लिए अगर आप अटेम्प्ट ले रहे हो तो टेस्ट सीरीज भी हम लोग 22 जनवरी से स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे सेक्शनल टेस्ट भी होंगे, सी सेट के लिए भी होगा, फुल लेंथ टेस्ट भी होने वाले हैं। बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे होने वाला है सब कुछ। बाकी कुछ फ्री कोर्स भी हमारे यूट्यूब चैनल पे रहते हैं। अभी फाउंडेशन, अभी हम लोग फ्री कोर्स लॉन्च करेंगे, मैराथन सेशन लॉन्च करेंगे करंट अफेयर का, और जो है कई स्ट्रेटेजिक सेशन भी यहाँ पे होने वाले हैं। चलिए ज़्यादा डिले नहीं करते, सीधा करते हैं काम की बात। तो भैया पहला जो टॉपिक है वो आता है ओबीसी रिजर्वेशन। मतलब ये मैंने तो यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया, ये ट्रिपल टेस्ट वाला, क्योंकि ये टॉपिक हम लोगों ने कल भी कर लिया था, ठीक है। बट ठीक है, थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखिए कई सारे स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर ना आजकल एक ना दौड़ लगी हुई है, वो दौड़ लगी हुई है ओबीसी रिजर्वेशन को लेके, ठीक है। आप सोच रहे हो सर ये तो पहले भी है, नहीं। म्यूनसिपैलिटीज के अंदर ओबीसी रिजर्वेशन की के लिए जो है दौड़ लग रही है। महाराष्ट्र में इसको किया गया, बिहार की गवर्नमेंट ने इसे किया, और मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने इसको किया, और अभी यूपी की गवर्नमेंट इसको करना चाहती है, राइट। बट इतना आसान नहीं है। ये लोग क्या करते हैं, ये कास्ट सेंसस करते हैं, उसमें ओबीसी पॉपुलेशन जितनी परसेंट होती है उतना परसेंट का म्यूनसिपैलिटी के अंदर रिजर्वेशन दे देते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है भाई ये सही नहीं है, ठीक है। सिर्फ हेड काउंट करना, सिर्फ हेड काउंट करना वो रिजर्वेशन का जो है बेसिस नहीं हो सकता। हेड काउंट मतलब कितने लोग हैं। ओबीसी रिजर्वेशन के लिए पॉपुलेशन परसेंटेज के अलावा और भी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। देखिए ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि मान लो ऐसा हुआ कि ओबीसी पॉपुलेशन जो है 30% है, बट म्युनिसिपैलिटी के अंदर उनका रिप्रेजेंटेशन 50% है, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो क्या उस केस में हम लोग रिजर्वेशन देंगे? बिल्कुल भी नहीं देंगे। तो सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज होने से काम नहीं चलेगा। क्या वो कास्ट, पर्टिकुलर कास्ट एक्चुअली में रिजर्वेशन डिजर्व करती है? क्या वो एक्चुअली में बैकवर्ड है? ये भी देखा जाना चाहिए। और ये सुप्रीम कोर्ट का ट्रिपल टेस्ट कहता है। सुप्रीम कोर्ट का ट्रिपल टेस्ट कहता है भाई पहले तो अब एक कमीशन बनाइए, ठीक है। वो कमीशन जो है ग्राउंड पे जाके स्टडी करेगा, रिसर्च करेगा कि बैकवर्डनेस है या नहीं है। उसके बेसिस पे वो कितना परसेंटेज रिजर्वेशन होना चाहिए पर्टिकुलर कास्ट को, वो डिसाइड करेगा। और ये सारा मिला के 50% से ज्यादा रिजर्वेशन एससी, एसटी और ओबीसी का नहीं होना चाहिए। ये होता है ट्रिपल टेस्ट। जब तक कोई स्टेट ट्रिपल टेस्ट नहीं करवाएगा तब तक वो म्युनिसिपैलिटी के अंदर ओबीसी रिजर्वेशन नहीं दे सकता। अब भैया यूपी में क्या है ना, अभी 1 जनवरी से इलेक्शन होने वाले हैं म्युनिसिपैलिटी के, ट्रिपल टेस्ट उन्होंने करवाया नहीं है, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कह दिया कि भैया इसके बिना तो काम नहीं चलेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। ट्रिपल टेस्ट तो आपको करना ही पड़ेगा। ये महाराष्ट्र में भी करवाया गया, पीएम बिहार में भी करवाया गया, मध्य प्रदेश में भी करवाया गया, और अभी यूपी की बारी है। तो यूपी ने बेसिकली कमीशन बना भी दिया है जल्दबाजी में, और जस्टिस रिटायर्ड हैं राम अवतार सिंह जी, वो उस कमेटी के हेड करेंगे। और ये अभी जल्दी जल्दी में क्या करेंगे, हफ्ते भर में जो है रिकमेंडेशन देंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन देगा और इलेक्शन
जो होने हैं वो होते रहेंगे। ऐसा बिहार में भी हुआ, महाराष्ट्र में भी हुआ, बट दिस इज होल द कॉन्सेप्ट। स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ पॉपुलेशन के बेसिस पे चाहती हैं, बट देर आर सम अदर क्राइटेरियाज ऑल्सो, ठीक है। इसे कहा जाता है ट्रिपल टेस्ट। कल भी किया था, तो आज हम ज़्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं। चलिए, अ फेल्ड अटेम्प्ट एट डीक्रिमिनलाइजेशन, मतलब एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे अगर आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हो और आप बिना टिकट के यात्रा कर रहे हो, ठीक है, आपके पास भैया टिकट नहीं है, तो क्या होगा, टीटी आएगा, आपको पकड़ेगा और आपके ऊपर फाइन लगाएगा, 200 रुपये, 500 रुपये, जितना भी बनता है। अगर आप फाइन नहीं देते हो तो आपको 15 दिन की जेल भी हो सकती है, राइट। तो ये है प्रोविजन, मतलब फाइन के अलावा आपका जेल का भी प्रावधान है। तो ये क्या हो गया, तो क्रिमिनलाइजेशन हो गया ना। ऐसा बहुत सारे केसेस में किया जाता है जब फाइन के साथ साथ जेल वाला प्रोविजन भी होता है। हमारी कंट्री में इतने सारे कानून हैं, इतने सारे कानून हैं कि भैया क्रिमिनलाइजेशन जो है काफी ज्यादा है। हर छोटे छोटे ऑफेंस पे जो है आपको क्रिमिनलाइजेशन जो है आपके ऊपर। इसका नुकसान क्या होता है, इसका नुकसान ये होता है कि हमारे देश में क्रिमिनल्स की संख्या बढ़ रही है। छोटे छोटे ऑफेंस होते हैं, आप उनको जेल में डाल देते हो, क्योंकि उस एक्ट के अंदर एक प्रोविजन था। मतलब यही रीजन है कि हमारे देश में जो जेल हैं, मतलब ये समझ लीजिए कि जितनी भी जेल हैं उसके अंदर 4 से 4.5 लाख की कैपेसिटी है, लेकिन कम से कम 6 लाख प्रिजनर्स बैठे हुए हैं। ओवर क्राउडेड हो गई हमारी जेल्स, क्योंकि छोटे छोटे प्रोविजन हैं, आप लोगों को जेल में डाल दे रहे हो। तो सरकार ने कहा कि भाई ये सब नहीं होना चाहिए। तो सरकार ने कुछ 42 एक्ट्स के अंदर 19 हिस्ट्री के अंदर जो क्रिमिनल्स एक्ट आते हैं उनको रिमूव कर दिया है। सरकार का ये कहना है कि भाई देखिए, है ना, इससे क्या हो रहा है ना, बर्डन हो रहा है हमारी जुडिशरी के ऊपर, बहुत बर्डन हो रहा है, ठीक है। तो वो बर्डन इससे कम हो जाएगा, ठीक है, ये उन्होंने कहा है। बाकी होगा नहीं होगा वो अलग बात है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट, ड्रग्स, कॉस्मेटिक एक्ट, सिनेमेटोग्राफी एक्ट एंड ऑल दैट, इनमें से उसको रिमूव कर दिया गया है। फाइन तो लगेगा, आप ऐसा मत समझो कि फाइन नहीं लगेगा। हाँ, साथ में वो जेल वाला जो प्रोविजन था ना वो हटा दिया गया है। इट्स एन ऑफेंस, पनिशमेंट मिलेगा, लेकिन जेल के रूप में नहीं, फाइन के रूप में। ये जो है सरकार ने यहाँ पे कहा है, तो केस कम हो जाएंगे इससे। क्या एक्चुअली में ऐसा होगा, देखिए इस समय ना 82 83 कुछ केसेस को इन्होंने बोला है। हाँ, 183 ऑफेंसेस, सॉरी 182 नहीं, 183 ऑफेंस को रिमूव किया है आउट ऑफ 42 लेजिस्लेशन। बट अगर आप टोटल ओवरऑल देखें तो हमारे कंट्री के अंदर 26,134 इम्प्रिजनमेंट के क्लोज हैं, समझ रहे हो। तो भैया 182 से कुछ भी नहीं होने वाला, ये तो ऊँट के मुंह में जीरे जैसी बात हो गई, कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। खासकर इकोनॉमिक लेजिस्लेशंस के अंदर 843 ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि जेल की बात करते हैं, विच इज़ नॉट गुड। तो ठीक है, कुछ शुरुआत तो हुई कम से कम। अब वो पहले ही बॉल पे छक्का तो नहीं मारना है भाई, है ना। आने वाले टाइम में थोड़ा और इसके अंदर कमियां नज़र आएंगी तो और इम्प्रूव करेंगे। तो इससे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज़ ऑफ लिविंग थोड़ा इम्प्रूव होगा, ऐसा सरकार का कहना है। केस कम हो जाएंगे, ऐसा सरकार का कहना है। बाकी होगा नहीं होगा वो आगे देखेंगे। व्हाट इज़ द प्रपोजल टू बैन द सेल ऑफ द सिंगल सिगरेट्स। जैसे अभी अगर दुकान पे सिगरेट लेने जाते हैं तो आपको सिंगल सिगरेट 2-3 सिगरेट जितनी लेनी है आपको आराम से मिल जाती है, आपको पूरा डब्बी नहीं खरीदना पड़ता है, पैकेट नहीं खरीदना पड़ता है। तो हमारी जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है ऑन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इन्होंने कहा है कि भाई ये सही नहीं है। अगर कैंसर मैनेजमेंट करना है, प्रिवेंशन एंड डायग्नोस्टिक अगर आपको करना है, अगर इस तरह के जो केस होते हैं उनको रिमूव कर, अगर आपको रिड्यूस करना है, तो ये जो सिंगल सिगरेट होती है भैया उसकी सेल को बैन करना पड़ेगा। अगर भाई आपको खरीदना है तो आप पूरा पैकेट खरीदिए, खुली सिगरेट आपको नहीं मिलेगी, ऐसा उन्होंने यहाँ पे कहा है। ये जी देखिए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का ये कहना है, मतलब इनका एक ना एम है, इनका एम ये है कि 2025 तक, अगले 3 सालों में हमें इंडिया में जो टोटल टबैको कंजप्शन के केस हैं वो 30% कम करने हैं। अब ये कैसे करोगे, इन्होंने कहा कि ये सबसे बढ़िया तरीका है, आप भैया पूरा डब्बी बेचिए, आप सिंगल सिगरेट मत बेचिए। इससे क्या होगा, जो फर्स्ट टाइम स्मोकर्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, एडोलेसेंट होते हैं, जो स्मोकिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, अब भैया उनके पास 400-500 रुपये तो नहीं होते अपनी डब्बी खरीदने का, लेकिन एक एक सिगरेट तो 10-15 रुपये की खरीद ही सकते हैं। उनके लिए जो है ये डिसइंसेंटिवाइज हो जाएगा। सिंगल सिगरेट वो खरीद नहीं पाएंगे, डब्बी खरीदने की उनकी औकात नहीं है, क्योंकि 400-500 रुपये बच्चे के पास नहीं होते हैं। इससे कमी होगी, ऐसा उनका कहना है। देखिए, इंडिया में ओरल कैंसर से बहुत ज़्यादा डेथ होती हैं,
खासकर गुटखा और पान मसाला। इंडिया में 80% लोग जो है वो गुटखा और पान मसाला कंज्यूम करते हैं, मतलब टबैको चबा के टबैको कंज्यूम करते हैं। ओनली 20% इंडिया में लोग स्मोकिंग करते हैं। तो आप समझ रहे हो इसे 20% से क्या होगा। पैनल का ये कहना है कि जो पान गुटखा मसाला है या तो उसको कंप्लीटली बैन कर दिया जाए या फिर उसकी कीमत जो है वो 3-4 गुना बढ़ा दी जाए। महंगा होगा तो लोग खरीदेंगे नहीं। इंडिया में सबसे सस्ता पान गुटखा मसाला मिलता है, पाकिस्तान बांग्लादेश से भी कम मिलता है। और वैसे भी पान गुटखा मसाला खाने की जो आदत है वो ज़्यादातर साउथ एशियन कंट्रीज़ के अंदर ही है। वेस्टर्न कंट्री में तो मोस्टली लोग स्मोकिंग ही प्रेफर करते हैं टबैको के लिए। तो ये जो है कुछ कुछ चीज़ें इन्होंने यहाँ पे कही हैं। बाकी इसका इम्पैक्ट क्या होगा वो मुझे नहीं लगता ज़्यादा होगा। ऑलरेडी कई सारे स्टेट्स में बैन किया गया है, लेकिन आपको पता ही है, आप जाइए आराम से आपको 1-2 सिगरेट मिल जाती हैं। ठीक है, इतना बड़ा देश है भाई, है ना। कितनी हज़ारों लाखों दुकानें हैं पनवाड़ी वाली, कहीं भी रोड के साइड में, किसी का कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई लाइसेंस नहीं है। ठीक है, तो जब लाइसेंस आप नहीं दोगे, किसी को रेगुलरली रेगुलेट नहीं करोगे तो कैसे होगा। आप सिंगल प्लास्टिक का बैन का एग्जाम्पल ले लीजिए। सिंगल यूज़ मतलब जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक इंडिया में बैन है, हर जगह मिल रही है, हर जगह चल रही है, पहले के जैसे चल रही है, 1% भी कम नहीं हुआ, है ना। तो कानून बनाने से कुछ नहीं होता, मेरा सारा खेल इम्प्लीमेंटेशन का होता है। अगर आप भैया कानून देखें ना देश में, तो ऐसे ऐसे हैं कि राम राज्य कल ही आ जाए, बट इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं है ना हमारे यहाँ पे। समस्या सबसे बड़ी यही है। खैर आगे बढ़ते हैं। डेलीगेटेड लॉ शुड नॉट ट्रैवल बियॉन्ड परव्यू ऑफ द पेरेंट रोक। देखिए ये है लॉ, ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है, इसे सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन भी कहते हैं। जैसे पार्लियामेंट एक सुप्रीम अथॉरिटी होती है कानून बनाने की, राइट, ये सबको पता है। बट पार्लियामेंट जो कानून बनाती है वो स्केलेटन फॉर्म में बनाती है, ऊपर ऊपर से बनाती है, मतलब हड्डियों का ढांचा होता है वो, उसके ऊपर जो मसल्स होते हैं वो एग्जीक्यूटिव प्रदान करता है। तो जब रूल्स एंड रेगुलेशंस सब एक्ट्स बनाए जाते हैं, वो बनाए जाते हैं एग्जीक्यूटिव के द्वारा। जो लोकल हमारी म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं, एग्जीक्यूटिव्स होते हैं ना, वो प्रॉपर पॉलिसी बनाते हैं कि ग्राउंड के ऊपर वो कानून कैसे पास होगा, तब जाके वो ग्राउंड एक्चुअली में ग्राउंड के ऊपर रियलिटी होती है उस कानून की। उसे कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, यानी कि जब हमारी पार्लियामेंट किसी और अथॉरिटी को अधिकार दे देती है कि आप कानून बना सकते हैं, उसे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं। यह रूल मेकिंग पावर जो है लोकल बॉडीज के पास भी हो सकती है, राइट। जब तक ये कानून नहीं बनते हैं, पार्लियामेंट वाला कानून कभी भी लागू नहीं हो सकता। जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को ले लीजिए, पार्लियामेंट में पास हो गया है लेकिन अभी तक ग्राउंड के ऊपर अपनी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि उसके लिए रूल्स और रेगुलेशंस अभी तक नहीं बनाए गए हैं। इसे कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो हमारे जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं, लोकल काउंसिल्स होती हैं, छोटे कोर्ट्स होते हैं, वो सब जो है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बना सकते हैं। कभी कभी ऑर्डिनेंस पास कर दिया जाता है, बाई लॉज पास कर दिए जाते हैं। अब ये तो आपका समझ में आ गया। कई बार ऐसा भी होता है कि जो पार्लियामेंट कानून बना रही है और जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, दोनों के ऑब्जेक्टिव में फर्क होता है। अब कोर्ट ने यह कह दिया है कि भाई जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होता है वो पूरी तरह से मेन लेजिस्लेशन के साथ सिंक होना चाहिए। अगर वो सिंक नहीं होगा तो हम उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देंगे। जैसे अभी उड़ीसा का एग्जांपल दे सकते हैं। उड़ीसा में क्या हुआ था, उड़ीसा में पेंडेमिक को कंट्रोल करने की जो अथॉरिटी है वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को दे दी गई थी, कि यानी कि वहाँ पे किसी भी जगह पे जो रेड अलर्ट एरियाज थे, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पेंडेमिक के केस आ रहे थे, पूरी पावर जो है वो डीएम साहब को दे दी। अब डीएम साहब वहाँ पे कुछ भी कर रहे हैं, लोगों को ज़बरदस्ती घर में डाल रहे हैं, उनके दरवाजे बंद कर दे रहे हैं, सड़कों पे लोगों को मार पीट रहे हैं, जो कि ओरिजिनल उड़ीसा की लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा ये पावर नहीं दी गई थी। बाद में ये पावर डीएम को दे दिया गया, जो कि ओरिजिनल कानून के तहत सिंक नहीं होता है, तो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था। ये थोड़ा इस टाइप का एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि इस तरह से चीज़ें काम होती हैं। तो दो तरह के लेजिस्लेशन होते हैं, सुप्रीम लेजिस्लेशन और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, दोनों आपको पता ही है। जो पार्लियामेंट के द्वारा होते हैं वो सुप्रीम होते हैं, और जब पार्लियामेंट किसी और अथॉरिटी को पावर दे देती है अपने रूल्स रेगुलेशंस बनाने के लिए, उसे सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कहा जाता है। ठीक है, ये थोड़ा आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए जी, इंटरनेशनली आज एक न्यूज़ है अपने पास, नेतन्याहू गवर्नमेंट स्टॉप प्रायोरिटी इन द वेस्ट बैंक। नेतन्याहू का आपको पहले से पता ही है, इजराइल के
प्राइम मिनिस्टर रहे हैं कई टर्म्स तक, और ये काफ़ी हार्ड लाइनर्स हैं, ऑर्थोडॉक्स हैं, ठीक है। इजराइल के अंदर 20 से 30% जो है ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ की मानी जाती है, बाकी लिबरल ज्यूज़ हैं। तो ये ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि पूरे इजराइल को एक ज्यूज़ लैंड मानते हैं, ठीक है। अब ये पूरी इस टॉपिक में बहुत डिटेल में तो नहीं जा पाऊंगा, मैं ऐसे एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको इस इशू के बारे में पहले थोड़ा बहुत पता होगा, ठीक है। तो उस बेसिस पे आपको थोड़ा मैं बता रहा हूँ। देखिए ये इजराइल है जो आपको नज़र आ रहा है येलो कलर में, ठीक है, ये है इजराइल। अब इजराइल और पैलेस्टीनियंस मतलब ज्यूज और पैलेस्टीनियंस का वहाँ पे बड़ा क्लैश चलता है। इस सारी लैंड को पैलेस्टाइन क्लेम करते हैं कि वो हमारी है, ज्यूज क्लेम करते हैं कि वो हमारी है, बट फिलहाल स्टेटस क्या है आपको बताता चलता हूँ। देखिए जो येलो कलर में आपको नजर आ रहा है ये पूरी इसे इजराइल कहते हैं। ये वाला जो डॉटेड लाइन के अंदर आपको नजर आ रहा है ये है वेस्ट बैंक, और ये जो ब्लू कलर में नजर आ रहा है ये डेड सी है, इधर जॉर्डन पड़ जाता है, और ये है इधर गाजा स्ट्रिप। यूपीएससी में यहाँ पे बार बार सवाल पूछे गए हैं। ये है गोलन हाइट्स। तो 1967 के अंदर वॉर हुआ था जिसमें इजराइल ने वेस्ट बैंक को, गाजा स्ट्रिप को और गोलन हाइट को ऑक्यूपाई कर लिया था, ठीक है, अभी तक भी ऑक्यूपाइड है। तो ये कहा गया कि भैया वेस्ट बैंक को हम लोग पैलेस्टीनियंस को देंगे और येलो वाले पार्ट के अंदर जो है इजराइलीज रहेंगे, बट ऐसा एक्चुअली में हुआ नहीं। इन्होंने क्या करते हैं, इसराइल वाले क्या करते हैं, इस वेस्ट बैंक के अंदर जो कि लीगली तौर पे एक तरह से पैलेस्टीनियन टेरिटरी है, वो इसको पैलेस्टीनियन टेरिटरी नहीं मानते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी इलीगल सेटलमेंट्स, देखिए वो तो लीगली बोल रहे हैं ना, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको इलीगल बोलती है। कई सेटलमेंट यहाँ पे इन्होंने बना दिया है, मतलब शॉपिंग मॉल, स्कूल, कॉलेज, रेजिडेंशियल सोसाइटीज, गोल्फ कोर्स, बहुत कुछ बना दिया है। तो इसराइल से बहुत सारे लोग इन सेटलमेंट के अंदर रहने चले जाते हैं क्योंकि यहाँ पे सस्ते मकान मिलते हैं आपको, कॉलेज एजुकेशन सस्ती है वहाँ पे भैया, बड़ी बड़ी सुविधाएं आपको मिलती हैं, तो लोग यहाँ पे महंगा क्यों रहेंगे, सस्ते में रहेंगे जाके। तो एक बार वो जब सेटलमेंट बना देते हैं तो फिर वो वहाँ पे आराम से घूम फिर सकते हैं और अपना अधिकार वहाँ पे जमा सकते हैं। तो ये है बेसिकली वेस्ट बैंक का। तो इसराइल में जब जब ऑर्थोडॉक्स गवर्नमेंट होती है तब तक वो सेटलमेंट को ज़्यादा प्रमोट करती है, और नेतन्याहू जो भाई साहब हैं वो ऐसे ही हैं। तो ये वेस्ट बैंक के अंदर सेटलमेंट्स को सपोर्ट करते हैं, और इनका ये कहना है कि वही बहुत जल्दी ही वेस्ट बैंक के अंदर और ज़्यादा सेटलमेंट हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो अगर किसी को सस्ते मकान में रहना है तो आराम से वहाँ पे जाके रह सकते हो, और इंटरनेशनल कम्युनिटी से पूरी तरह से इलीगल मानती है। ये छोटा छोटा सा का पता है। तो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से आपको गोलन हाइट्स, गाजा स्ट्रिप क्या है, डेड सी कहाँ है, वेस्ट बैंक क्या है, कुछ कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इधर मेडिटेरेनियन सी आता है, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो इजिप्ट, इजराइल, ठीक है, ऊपर से लेबनान, ये अपने मेडिटेरेनियन ओशन को टच करते हैं। जॉर्डन मेडिटेरेनियन ओशन को टच नहीं करता है। 2000 यूपीएससी में 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। वेस्ट बैंक को लेके भी सवाल पूछा था 2018 में प्रीलिम्स के अंदर कि वेस्ट बैंक वाज रिसेंटली इन न्यूज़, तो ये इट इज़ रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग। गोलन हाइट्स के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गाजा स्ट्रिप के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो लोकेशन टाइप का थोड़ा आपको पता होना चाहिए, खासकर मिडल ईस्ट में, साउथ चाइना सी के अंदर, इंडियन ओशन के अंदर, ये कुछ फेवरेट एरियाज हैं यूपीएससी के जहाँ से वो सवाल पूछता है। चलिए, एफडीआई चेजिंग सर्विस सेक्टर डिस्पाइट मैन्युफैक्चरिंग पुश। तो भैया गवर्नमेंट ने बहुत जोर लगा लिया, मेक इन इंडिया प्रोग्राम हम लोगों ने चलाया है कि हम लोग इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएंगे, विदेशों से फंडिंग आएगा, एफडीआई आएगा, बट ऐसा हो नहीं रहा है। गवर्नमेंट की लाख कोशिश करने के बावजूद भी मोस्टली फंडिंग वो सर्विस सेक्टर के अंदर ही आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर अनफॉर्चुनेटली नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? देखिए इनका यह कहना है कि इंडिया में सर्विस सेक्टर के अंदर काम करना और सर्विस सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना इज लेस कॉम्प्लिकेटेड। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट करना आज भी इंडिया में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि यार रूल्स रेगुलेशन आपने इतने बना रखे हैं, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स इतनी ज़्यादा हैं, दुनिया भर का पेपर वर्क करना पड़ता है। आप एक छोटी सी फैक्ट्री खोल के तो देखिए, पचासों जगह पे आपको परमिशन लेनी पड़ती है छोटी सी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, लेकिन सर्विस सेक्टर को आप आराम से इजीली ओपन अप कर सकते हो। तो ये समस्या है इंडिया में बहुत सारी, जो बहुत पहले से ही हैं। तो सर्विस सेक्टर क्या होता है, बेसिकली टर्शियरी सेक्टर भी बोलते हैं। देखिए हमारे पास इकोनॉमी में ना 2-3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। टर्शियरी सेक्टर के अंदर फिर वो क्वाटरनरी और क्यूनरी सेक्टर होता है। प्राइमरी सेक्टर तो वही होता है जिसके अंदर हम लोग नेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं, एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग वगैरह वो सब रहता है। सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है जिसमें हम लोग वैल्यू एडिशन करते हैं, फैक्ट्री के अंदर जो है सामान को बनाते हैं, रॉ मटेरियल लेते हैं और उससे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज मतलब प्रोड्यूस करते हैं सामान।
टर्शरी सेक्टर होता है सर्विस सेक्टर, जिसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन, होलसेलिंग, रिटेलिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, वो सब आता है, एंटरटेनमेंट, ये सब सर्विस सेक्टर के अंदर होता है। इसके लिए आपको कोई फैक्ट्री की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसके अंदर आपको कुछ रॉ मटेरियल नहीं लगता है, आप जो सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करवाते हो। जैसे मैं आपको इस समय पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे, ये भी सर्विस सेक्टर का पार्ट है, ठीक है। इसे इनविजिबल सेक्टर भी बोल सकते हो, क्योंकि नजर नहीं आता है, आप इसे टच नहीं कर सकते, सिर्फ इसकी सर्विस को ले सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। इंडिया में क्या है, 50% से ज्यादा जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है 54-55 के अराउंड, वो सर्विस सेक्टर से आता है। सर्विस सेक्टर में जॉब्स कम होती हैं, लेकिन उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होता है। ये नुकसान है थोड़ा सर्विस सेक्टर का। लेकिन इंडिया में जो यूथ है, जो स्किल्ड है, पढ़े लिखे हैं भाई, वो तो ज्यादातर सर्विस सेक्टर में ही काम करते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ना एम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा जनरेट होता है, जैसे चाइना के अंदर हुआ। बट इंडिया भी चाइना को रेप्लिकेट करना चाहता है, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमारे पास वो नहीं हो रहा है। तो मार्केट सर्विस सेक्टर देखिए, आप थोड़ा इसके अंदर देख सकते हो, एक नॉन मार्केट सर्विस सेक्टर होता है, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन, ह्यूमन हेल्थ वगैरह, वो सब, ठीक है। ये ज्यादातर वेलफेयर जो है वाला पार्ट होता है, ऊपर वाला जो है वो प्रॉफिट वाला पार्ट होता है। सर्विस सेक्टर के अंदर जो लोग काम करते हैं उन्हें कहते हैं व्हाइट कॉलर जॉब्स, क्योंकि लोग ऑफिस जाते हैं भाई। ये देखिए, सभी के कॉलर जो है वो व्हाइट हैं, देख रहे हैं, क्योंकि आप ऑफिस में जाते हो, चेयर पे बैठते हो, टेबल पे बैठते हो, दिन भर कंप्यूटर के सामने काम करते हो आराम से, इसे कहते हैं व्हाइट कॉलर जॉब्स। जो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं उसे कहते हैं ब्लू कॉलर जॉब्स, मतलब जो सेकेंडरी सेक्टर होता है। प्राइमरी सेक्टर के अंदर जो लोग काम करते हैं, यूजुअली एग्रीकल्चर में, माइनिंग वाइनिंग में करते हैं काम, उसे कहते हैं रेड कॉलर जॉब्स, ठीक है। आपसे सवाल पूछता हूं यहां पे, टर्शरी सेक्टर का ही एक और हिस्सा होता है जिसे क्यूनरी सेक्टर बोलते हैं, जिसके अंदर आपके पॉलिटिशियंस आते हैं, लॉयर्स आते हैं, रिसर्च डेवलपमेंट वगैरह वो सब आती है। इनके अंदर जो वर्कर्स काम करते हैं उनको कौन सी कॉलर जॉब बोलते हैं, ठीक है। ये आपका सामने मेरा क्वेश्चन है, आंसर दूं आपको, मतलब बता देता हूं। जैसे ऑप्शन है डायमंड कॉलर जॉब, गोल्ड कॉलर जॉब और एक प्लेटिनम कॉलर जॉब, ठीक है। बताइए कौन सी कॉलर जॉब है, नीचे कमेंट सेक्शन में, मजा आएगा। चलिए, तो ये थोड़ा मैंने आपको बता ही दिया। एफडीआई क्या होता है आपको पता है अच्छे से। पहले एफडीआई की डेफिनेशन अलग हुआ करती थी, अभी सरकार ने एफडीआई की डेफिनेशन अलग कर दी है। एफडीआई सरकार का यह कहना है कि अगर कोई किसी कंपनी के 10% से ज़्यादा शेयर खरीद लेता है, मोर देन 10%, तो उसे हम लोग एफडीआई कंसिडर करेंगे। एफडीआई में क्या होता है, यूजुअली आपकी जो मैनेजमेंट होती है उसके अंदर इन्वेस्टर्स का रोल हो जाता है, ठीक है। मतलब जैसे आप ये समझ लो, जैसे किसी कंपनी के आपने 2% शेयर परचेज किए, 3% शेयर परचेज किए, तो आपके हाथ में भैया मैनेजमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप 15% शेयर परचेज कर लेते हो तो आपके हाथ में मैनेजमेंट भी आ जाती है। आप उस कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसके अंदर बैठ सकते हो, डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, वोटिंग कर सकते हो। उसे एफडीआई कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दो तरीके से होती है, ऑटोमेटिक रूट और गवर्नमेंट रूट। गवर्नमेंट रूट में आपको परमिशन लेना पड़ता है सरकार का। ये तो कुछ सेंसिटिव एरियाज होते हैं, जैसे न्यूक्लियर, केमिकल, न्यूज़, है ना, वो सब रहते हैं। आउटबाटी में आप जो है आराम से कर सकते हो, सरकार की परमिशन की कोई रिक्वायरमेंट आपको नहीं होती है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें थोड़ा आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। चलिए, इंडिया मस्ट बिल्ड अवेयरनेस ऑन द पॉपुलेशन कंट्रोल, क्या कहता है आर्टिकल। पुराना सा आर्टिकल है, कोई खास ऐसे बहुत मज़ेदार मुझे लगा नहीं, बट एनीवेज आजकल इंडिया में पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। अभी रिसेंटली लोकसभा के अंदर जो है प्राइवेट मेंबर बिल भी पेश हुआ, जिसमें इन्होंने ये दो मज़ेदार बात ये है कि जिन्होंने ये बिल इंट्रोड्यूस किया प्राइवेट मेंबर्स ने, उनके खुद 4-4, 5-5 बच्चे हैं, ठीक है। बट वो कह रहे हैं कि भैया इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ रही है, कंट्रोल करिए एंड ऑल दैट। बट आपको भी पता है कि भैया मोस्टली हमारा टारगेट, जो लोग इस तरह की बातें करते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल की, उनका टारगेट हमेशा माइनॉरिटीज रहते हैं ना, मुस्लिम्स। उनका कहना है कि भैया मुस्लिम्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। डायरेक्टली नहीं बोलते हैं, इनडायरेक्टली बोलते हैं। उनका यह कहना है कि इंडिया में पॉपुलेशन जो राइज हो रहा है, इसकी वजह से हमारे रिसोर्सेज के ऊपर बर्डन पड़ रहा है। हमारे देश में जितनी भी गलत चीज़ें हो रही हैं सिर्फ पॉपुलेशन इंक्रीज की वजह से हो रही हैं। मतलब जैसे कि किसी कंट्री की अगर पॉपुलेशन कम है वहाँ पे तो सब कुछ बहुत अच्छा होता है, ऐसा ऐसा थोड़ी होता है भाई, है ना। बट एनीवेज उनका ये कहना है। और इंडिया दुनिया का पहला ऐसा कंट्री था, 1951 में हम लोगों ने एक्चुअली पॉपुलेशन पॉलिसी बनाया था। शुरुआत से ही हम लोग ये मानते हैं आज़ादी के बाद से कि पॉपुलेशन कंट्रोल करना है, तो पिछले 70-75 सालों से हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसके अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं। एक चीज होती है टोटल फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है
मतलब प्रजनन की जो दर होती है कि एक जो महिला होती है वो अपनी प्रोडक्टिव एज के अंदर कितने बच्चे पैदा कर सकती है, उसे फर्टिलिटी रेट बोलते हैं। 1950s में इंडिया के जो टोटल फर्टिलिटी रेट थी वो थी 5.9%। मतलब ऑन एन एवरेज इंडिया में हर महिला 5 से 6 बच्चे पैदा कर रही थी, इतने बच्चे हो रहे थे। आज के समय में वो एक्चुअली 2% चली गई है, मतलब रिप्लेसमेंट लेवल से भी नीचे चली गई है। एक महिला मोर और लेस 2 बच्चे पैदा करती है ऑन एन एवरेज। कुछ स्टेट्स को अगर आप छोड़ दो, बिहार, यूपी, मेघालय वगैरह को छोड़ दो, मोस्टली इंडिया में ये फर्टिलिटी रेट एक्चुअली 2% से भी कम है। मतलब आने वाले समय में पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाएगी। खासकर जैसे केरला, तमिलनाडु, ये टॉपिक हम लोग ने किया भी था लास्ट मंथ, है ना, उनकी पॉपुलेशन तो काफी कम हो जाएगी आने वाले 20-30 सालों में। वहां पे एक दिक्कत क्रिएट हो जाएगी जो चाइना में हो रही है, ऐसा जो है कहना है। तो 1970s के बाद इंडिया में पॉपुलेशन रेट एक्चुअली कम हुआ। क्यों कम हुआ? उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी और हेल्थ सेक्टर का इंप्रूव होना। फर्टिलिटी रेट का धर्म से, रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है, इसका सिर्फ लेना देना है इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी से। जब जब कोई कम्युनिटी के अंदर पॉवर्टी कम होती है, जब जब कोई कम्युनिटी इकोनॉमिक प्रोस्पेरस होती है, तो उसकी फर्टिलिटी रेट अपने आप ही नीचे चली जाती है। पॉवर्टी फीड्स पॉपुलेशन, पॉवर्टी फीड्स पॉपुलेशन। और ये सिर्फ एक ओपिनियन नहीं है, ये फैक्ट है। कोई भी कम्युनिटी हो, रिलीजियस कम्युनिटी, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, डजंट मैटर, अगर उनकी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी नहीं है तो उसके अंदर फर्टिलिटी रेट ज़्यादा होती ही होती है। ठीक है, ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। खासकर पॉपुलेशन कंट्रोल की बात उत्तर प्रदेश में, बिहार में ज़्यादा होती है। ठीक है, अभी बिल वगैरह भी आया था वहाँ पे। तो जैसे यूपी के अंदर भी बिल पेश किया गया था, एक ड्राफ्ट था बेसिकली, वो बिल भी नहीं था, जिसके अंदर ये कहा गया था अगर किसी के 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। अरे भाई, पहली बात तो सरकारी नौकरी है ही कहाँ, आप जो उसको निकालते नहीं हो, वैकेंसी निकालते नहीं हो। दूसरी बात, मान लो अगर आपने वैसा बोल भी दिया, अगर किसी की सरकारी नौकरी लग गई, उसके बाद अगर उसने 3 बच्चे पैदा कर दिए तो आप क्या करोगे? अगर मान लो आदमी का डिवोर्स हो गया, दूसरी बीवी से उसको 3 बच्चे पैदा हो गए, तो फिर आप क्या करोगे? तो इसलिए इस ड्राफ्ट को वापस ले लिया गया था। हाँ, आंकड़े क्या कहते हैं, क्योंकि हम लोग ओपिनियन के ऊपर बात नहीं कर सकते। देखो, ओपिनियन तो किसी का कुछ भी हो सकता है, सोचने में थोड़ी टैक्स थोड़ी लग रहा है। आंकड़े क्या कहते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का यह कहना है कि यस, ओवरऑल इंडिया में जो मुस्लिम पॉपुलेशन ग्रोथ है वो डेफिनेटली हिंदू से थोड़ी सी ज्यादा है। हिंदूज की जो है दिस इज अराउंड 2 और मुस्लिम्स की जो है इट इज अराउंड 2.4 और 2.5, ऐसा रियलिटी है। इसका कारण धर्म नहीं है, इसका कारण इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी है। अगर आप ओवरऑल देखें, इंडिया में जो मुस्लिम्स की पर कैपिटा इनकम है, जो इकोनॉमिक जो ग्रोथ है, वो डेफिनेटली हिंदू से कम है। ठीक है, ऐसा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने ऑब्जर्व किया है। देखिए, 1992-1993 के अंदर हिंदू और मुस्लिम्स के अंदर जो फर्टिलिटी रेट का गैप था वो 1.1 था। आज वो गैप सिर्फ 0.35% रह गया है। अगर आप हिंदूज में भी जो गरीब कम्युनिटीज हैं, आप मतलब उसके अंदर SC, STs, OBCs को देख लीजिए, उनकी जो फर्टिलिटी रेट है वो मुस्लिम से ज्यादा है। जो बेटर कम्युनिटीज हैं इकोनॉमिकली, उनकी फर्टिलिटी रेट कम। इवन मुस्लिम्स के अंदर भी जो बेटर वेल ऑफ है इकोनॉमिकली, उनका फर्टिलिटी रेट काफी कम है। ठीक है, तो ये सिर्फ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी से मतलब है। उत्तर प्रदेश की जहां पे 20% पॉपुलेशन मुस्लिम पॉपुलेशन है, वहां की जो फर्टिलिटी रेट है वो 1981 के अंदर 5.8% थी, आज वो सिर्फ 2.7% है। तो जैसे जैसे उनका स्टेटस इंप्रूव हो रहा है इकोनॉमिकली, अब फर्टिलिटी रेट अपने आप ही कम हो रही है। आसाम के अंदर देखिए, जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन 33% है, वहाँ का टोटल फर्टिलिटी रेट इज ओनली 1.9%, जो कि हमारी नेशनल एवरेज से भी कम है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के अंदर देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर 1981 के अंदर फर्टिलिटी रेट 4.5% था, 2011 में वो 1.54% रह गया है, और अभी तो 2022 चल रहा है तो इट इज अराउंड 1.3%। J&K के अंदर, जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी में है, उनका फर्टिलिटी रेट बहुत ही कम है। आने वाले समय में वहाँ पे पॉपुलेशन डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। तो ये आंकड़े जो कहते हैं, हम तो उसके बेसिस पे बात करेंगे। विचार किसी के कुछ भी हो सकते हैं, आप किसी को सोचने से नहीं रोक सकते हो। कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी रिलीजन हो, डजेंट मैटर, अगर आप इकोनॉमिकली प्रोस्पेरस नहीं हो, अगर आपके पास हेल्थ सुविधाएं नहीं हैं, तो आपका पॉपुलेशन इंक्रीज होगा ही होगा। 1950s में, 60s में, 70s में हिंदूज का पॉपुलेशन ग्रोथ वाज अराउंड 5% प्लस था। ठीक है, क्योंकि
मोस्टली पॉपुलेशन गरीब हुआ करती थी, हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं हुआ करती थी। तो ये जो है आंकड़े कहते हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के। कंक्लूजन तो यही निकलता है। देखिए अभी हमारे जो है जयशंकर जी ने भी कहा था कि पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी जो है वो बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन की प्रॉब्लम इंडिया में है ही नहीं। अगर ऐसा होगा तो जेंडर बैलेंस इम्बैलेंस भी हो जाएगा, क्योंकि मोस्टली बच्चे फिर तो मेल्स प्रेफर करेंगे, मेल बच्चे पैदा करेंगे, वही प्रेफरेंस होगी। फीमेल जो है फीटिसाइड होगा, राइट, वो सब होना शुरू हो जाएगा। अनवांटेड अबॉर्शन शुरू हो जाएंगे फीमेल्स के। तो ये जो है जैसे चाइना के अंदर हुआ, तो चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी अपनाया, आज उसको उसका नुकसान भुगतना पड़ रहा है। चाइना की पॉपुलेशन बहुत जल्दी जो बहुत फास्ट जो है एजिंग हो रही है। फैक्ट्रीज में काम करने के लिए लोग ही नहीं है, मिलिट्री में सर्व करने के लिए लोग ही नहीं है, बूढ़े हो रहे हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम इंडिया में भी ना आए, इसलिए पॉपुलेशन कंट्रोल की इंडिया में ज़रूरत है ही नहीं। हाँ, आप क्या कर सकते हो अगर आपको करना है, आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इंप्रूव करिए, अवेयरनेस फैलाइए, एजुकेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट करिए, जॉब्स पैदा करिए। जब लोगों का इकोनॉमिक स्टेटस इंप्रूव होगा, पॉपुलेशन अपने आप ही कंट्रोल में आ जाएगी। ये इनका कहना है। और ये टॉपिक पुराना टॉपिक है, ठीक है, बार बार ये टॉपिक हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, तो थोड़ा सा रिवीजन हो गया आपका और थोड़ा आपने समझ भी लिया। कुछ एडिशनल आर्टिकल हैं, करना चाहो तो कर लीजिए, छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो। बाकी एकलव्य स्कीम क्या है वो थोड़ा आप देख लीजिए। हमारे यहाँ पे जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह हैं वहाँ पे एकलव्य मॉडल स्कूल्स चलाए जाते हैं, रेजिडेंशियल स्कूल्स, जिसमें जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो बच्चे होते हैं उनके बच्चे वहाँ पे रहते हैं और पढ़ाई करते हैं। ये मॉडल स्कूल्स होते हैं और जिन डिस्ट्रिक्ट के अंदर एसटी पॉपुलेशन 20% से ज़्यादा होती है वहाँ पे इनको चलाया जाता है, ठीक है। तो उनको कंप्यूटर ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी, तो वो थोड़ा आप यहाँ पे देख सकते हो। चलिए, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।